हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट बोर्ड्स विद अंजलि मैम। यूपी बोर्ड के क्लास 9-10 के एनसीईआरटी बेस्ड न्यू सिलेबस की सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ सॉल्व हो जाएंगी। मैं 9-10 के सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस, क्वेश्चन आंसर्स, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन सभी कुछ आपके साथ अपने चैनल पर शेयर करूंगी। सो कीप वॉचिंग एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। Let's start with a new chapter in our text, Chapter 2, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. इसके लेखक हैं नेल्सन रोली लाला मंडेला। चैप्टर के नाम को जब हम एनालाइज करते हैं तो दो मुख्य बातें दिखती हैं। पहली, नेल्सन मंडेला और दूसरी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। पहला सवाल उठता है कि नेल्सन मंडेला कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं और हम उनके बारे में यहाँ क्या और क्यों पढ़ रहे हैं, राइट? दूसरी बात, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है? तो जैसा कि इस फ्रेज या शब्द समूह से क्लियर हो रहा है कि यहाँ स्वतंत्रता, फ्रीडम के लिए लंबे चले, लॉन्ग वॉक, संघर्ष के बारे में कुछ कहा गया है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबा चला संघर्ष। अब ये जानने के बाद फिर यह प्रश्न उठता है, जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो प्रश्न उठता है कि गुलाम या परतंत्र कौन लोग थे, वो किसके गुलाम थे, उन्होंने कैसी यातनाएं झेली होंगी, स्वतंत्रता के लिए कैसे संघर्ष किया, किसने स्वतंत्रता के लिए, उनकी स्वतंत्रता के लिए अहम भूमिका निभाई। ठीक है, तो ये सारी बातें भी मतलब कि हम जानेंगे। फिर अगली मुख्य बात ये भी है कि ये जो आप ये जो लेसन पढ़ रहे हैं, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये नेल्सन मंडेला द्वारा लिखा गया ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का एक अंश है। ऑटोबायोग्राफी होती है आत्मकथा। इस आत्मकथा को उन्होंने अपनी स्वतंत्रता पाने के लिए जो उन्होंने जो संघर्ष किया, अपने लोगों के लिए जो संघर्ष किया, वो सारी उन्होंने अपनी कहानी इस आत्मकथा में लिखी है। तो उस पूरी आत्मकथा का एक अंश है जो आपके सिलेबस में एज अ चैप्टर दिया हुआ है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि नेल्सन मंडेला कौन थे। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 18 जुलाई 1918 को केप प्रोविंस साउथ अफ्रीका में हुआ था और इनकी मृत्यु 5 दिसंबर 2013 को जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई थी। अब फिर होता है कि साउथ अफ्रीका है कहाँ? तो ये जो वर्ल्ड का मैप आप देख रहे हैं, इसमें ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे नीचे सदर्न मोस्ट पॉइंट पे साउथ अफ्रीका, ये यहाँ पर है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे, ये सदर्न मोस्ट पॉइंट में यहाँ पे साउथ अफ्रीका है। ये साउथ अफ्रीका, ये अफ्रीका का मैप है। देखिए, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का ये मैप है और यहाँ ये जो ग्रीन में दिख रहा है, ये साउथ अफ्रीका है। नेल्सन मंडेला यहीं को बिलोंग करते थे। अब ये जो कहानी है, ये जो आप जो टेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, इसके बारे में हम धीरे धीरे जानने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार अंग्रेज व्यापार करने भारत आए थे, उसी प्रकार वो जो है और भारत को धीरे धीरे परतंत्र बनाया, उसी प्रकार वो लोग वर्ल्ड के दूसरे हिस्से में भी गए। साउथ अफ्रीका में यूरोपियंस व्यापार से अधिक राज करने, वहां रूल करने के इंटेंशन से गए थे। साउथ अफ्रीका के लोग मुख्यतः छोटे छोटे या बड़े बड़े कबीलों में रहते थे। ये जंगलों में रहने वाले जनजातीय लोग थे। साउथ अफ्रीका नेचुरल वेल्थ से ब्लेस्ड है। यहाँ पे बहुत प्राकृतिक संपदा है, प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है ये देश। अंग्रेज पहले तो कोयले के लिए, फिर बाद में जब उनको पता चला कि यहाँ सोने और हीरे की भी खदानें हैं, तो सोने और हीरे की लालच में वहां बस गए। उन्होंने वहां की जनजातीय लोगों को, जो कि अश्वेत थे, अपना गुलाम बना लिया। बाद में समय समय पर गोरे और अश्वेत लोगों में कई बार युद्ध हुए। इस प्रकार गोरे और अश्वेत का संघर्ष साउथ अफ्रीका में काफी समय तक चला। गोरों ने साउथ अफ्रीका में करीब 300 साल राज किया। सबसे बड़ा संघर्ष हुआ था एंग्लो बोयर वार। ठीक है, एंग्लो बोयर वार,
ये जो सेकेंड एंग्लो बोयर वार हुआ जो 9 अक्टूबर 1899 से शुरू होकर 31 मई 1902 को खत्म हुआ, ये सबसे बड़ा चलने वाला संघर्ष था। इस लेसन में नेल्सन मंडेला ने इस युद्ध का जिक्र भी किया है। युद्ध में क्या हुआ, इस युद्ध में अश्वेत हार गए, जो वहां के नेटिव्स थे साउथ अफ्रीका के, वो हार गए अंग्रेजों से। और जो ये यूरोपियंस थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने वो अपनी शर्तों पर यहाँ पे शासन करने लगे। फिर जब ये शासन करने लगे, धीरे 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 इन्होंने कई नियम लागू किए। बाद में अपार्थीड लागू हो गया। अब अपार्थीड क्या होता है ये हम जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आपको ये लेसन समझ में नहीं आएगा। Apartheid क्या है? Apartheid is a political system that separates people according to their race. Political system क्या? एक राजनीतिक व्यवस्था। अपार्थीड एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को उनकी जाति के हिसाब से, उनके रंग के हिसाब से उनको भेदभाव, उनको अलग करती है, ठीक है, उनको विभाजित करती है। तो अंग्रेज क्या किए, उन्होंने अपार्थीड का नियम लागू कर दिया और उन्होंने वहां के लोगों को गोरे और काले, मतलब वहां पे जो गोरे लोग रहते थे और वहां पे जो काले, जो वहां के नेटिव लोग थे, उस उनके समूहों को अलग अलग विभाजित कर दिया और दोनों समूहों के लिए नियम अलग अलग थे। गोरे लोगों के लिए देश में अलग नियम थे, काले लोगों के लिए देश में अलग नियम थे। फिर उसके लिए भी बाद में जो है खूब काफी संघर्ष चला लोगों को। पहले तो लोग चुपचाप से, अफ्रीकन लोग इस नियम को मान के आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे, पर धीरे धीरे उनको जब लगने लगा कि नहीं ये नियम ठीक नहीं है, तो कई बार उन्होंने संघर्ष करना शुरू किया। उसी में नेल्सन मंडेला भी उभरे। ये देखिए, जब वहां पे ये जो एक पिक्चर है यहाँ पे देखिए, ये लगा हुआ है कि फॉर यूरोपियन चिल्ड्रन ओनली, यहाँ पे केवल यूरोपीय लोगों के बच्चे खेलेंगे। मतलब यहाँ पे काले लोगों के बच्चे, जो वहाँ के लोग हैं, वो नहीं खेल सकते। ये जगह, ये पार्क, ये पूल केवल यूरोपीय बच्चों के लिए है। इस तरह से ये लोग यहाँ पे बोर्ड्स लगा लगा के जगह जगह पे रखे रहते थे और रंग भेद वहां पे चलता था। टैक्सीज हैं, टैक्सीज पे भी लगे रहते थे कि हाँ ये टैक्सी केवल व्हाइट पर्सन यूज करते हैं, कर सकते हैं, ये टैक्सी कौन यूज कर सकता है। टेलीग्राफ ऑफिस देखिए, छोटे छोटे ऑफिस जो थे, मैं यहाँ पे कुछ उदाहरण के रूप में आपको ये कुछ फोटोज दिखा रही हूँ। जैसे ये टेलीग्राफ ऑफिस है, यहाँ पे काउंटर्स बने हुए हैं, नॉन यूरोपियंस और यूरोपियंस। इस काउंटर पे केवल गोरे लोग जा सकते हैं, पीछे वाले काउंटर पे देखिए फॉर यूरोपियंस ओनली, और नॉन यूरोपियंस यहाँ पे काले लोग जाएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने विभाजन किया हुआ था। जगह जगह होर्डिंग्स लगा के रखी थी। एरिया जब डिवाइड किया था कि ये एरिया जो है नेटिव्स का है और यहाँ पे नेटिव्स ना आए, इसलिए लगा के रखा था बिवेयर ऑफ नेटिव्स। उन्होंने लगा के रखा था बिवेयर ऑफ नेटिव्स, कि नेटिव्स आप पे हमला कर सकते हैं, वहां के जो लोग हैं वो आप पे हमला कर सकते हैं। सफेद लोगों को चेतावनी दिया था, है ना। तो इस प्रकार से जगह 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 बोर्ड्स इन्होंने लगाकर रखा था। नेल्सन मंडेला ने ये सारी चीजें जब ऑब्जर्व की तो उनको बड़ी तकलीफ हुई। और मैंने आपको बताया कि ये प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने के पूर्व नेल्सन मंडेला ने अपार्थीड का बहुत प्रोटेस्ट किया, इसका बहुत विरोध किया, विरोध प्रदर्शन वो करते रहे। इसी कारण जो है उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। लगातार गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने के कारण, लगातार बोलने के कारण, कई प्रोटेस्ट करने के कारण इनको जेल में डाल दिया गया। नेल्सन मंडेला करीब 30 साल तक जेल में रहे और उनका जेल में ज्यादातर समय ये रॉबिन आइलैंड जेल में बीता। ये रॉबिन आइलैंड जेल है, वहां पे उनका ज्यादातर समय बीता। वहां पर उन्हें बहुत जो है प्रताड़ना झेलनी पड़ी। रॉबिन आइलैंड जेल, ये याद रखना है। रॉबिन आइलैंड देखिए, ये सेल है जहाँ पे नेल्सन मंडेला अपने 30 साल की जो उन्होंने जो कैद का बिताया था, मेजर हिस्सा यहाँ रॉबिन आइलैंड जेल के इसी सेल में उन्होंने बिताया। फिर क्या हुआ कि 1900 में 1990 में काफी जब विरोध प्रदर्शन हुआ, सब कुछ होने लगा, तो जो गोरों की सरकार थी उसने कुछ एग्रीमेंट किया। और फिर जो है 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला ने पहली नॉन रेशियल गवर्नमेंट साउथ अफ्रीका में बनाई। नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पहली बार बनाई और ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति वहां के बने। 300 साल के अंग्रेजों के हुक्म के बाद ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति वहां पे बने।
नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि नेल्सन मंडेला गांधी जी को अपना रोल मॉडल मानते थे, अपना इंस्पिरेशन मानते थे, उनसे उनको प्रेरणा मिलती थी, इसलिए नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। गांधी जी की तरह वो भी जो है अपने विचारों के प्रति के कारण, अपनी विचारधारा के कारण वो भी प्रसिद्ध थे, इंटरनेशनली वो फेमस हो गए थे धीरे धीरे। और गांधी जी का जो ये अहिंसा वाला जो इनकी जो बिलीफ थी, इस पे वो बहुत बिलीव करते थे और इसी कारण ये बहुत प्रसिद्ध हुए। इन्होंने भी इसी प्रकार से अहिंसात्मक रूप फॉलो करके जो है अपने देश को शांति दिलाई, अपने देश को स्वतंत्रता दिलाई। अब हम ये जो अंश पढ़ने जा रहे हैं ऑटोबायोग्राफी का अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये हमारी किताब में किस तरह से दिया हुआ है ये हम जान लेते हैं। इसका देखिए, इस अभी तक जो हमने पढ़ा इससे हमें ये समझ में आया कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। और हम जो यहाँ पे अपने किताब में पढ़ेंगे, अपने कोर्स में पढ़ रहे हैं, ये उस ऑटोबायोग्राफी का एक अंश है। अब बड़ी बात आती है कि कौन सा अंश कहाँ से लिया गया है, किस किस चीज को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो ये जो अंश आप अपने किताब में पढ़ रहे हैं, ये उस समय का है जब नेल्सन मंडेला, जिस दिन नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका के प्रधान राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेनी थी। तो उस सेरेमनी, वो जो राष्ट्रपति की जो शपथ ग्रहण सेरेमनी थी, स्वेयरिंग इन सेरेमनी कहते हैं, उस दिन का ये पूरा जो है, ये उस दिन में क्या क्या हुआ, उनको उस दिन क्या क्या हुआ, उनके मन में क्या चल रहा था, ये सारी बातें आप यहाँ पे इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहली चीज है द इनॉग्रेशन। अब इनॉग्रेशन क्या था ये मैं आगे आपको बताऊंगी। फिर शपथ ग्रहण समारोह कैसे हुआ, वहां पे जेट्स और हेलीकॉप्टर्स का डिस्प्ले कैसे हुआ, ठीक है। फिर कौन कौन से जो है नेशनल एंथम गाए गए, है ना। फिर मंडेला के मन में क्या चल रहा था, मंडेलाज रिग्रेट्स, मंडेला किस चीज का उनको अफसोस हो रहा था, उन्होंने कौन कौन से फ्रीडम फाइटर्स को याद किया, स्वतंत्रता सेनानियों को, कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानियों को उन्होंने याद किया। करेज, करेज मतलब साहस, वो साहस को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, ये चीज है। फिर मैंस नेचुरल गुडनेस, वो बोलते हैं कि इंसान के अंदर कुछ स्वाभाविक अच्छाइयां होती है, उन अच्छाइयों के बारे में बताते हैं। फिर वो बोलते हैं ट्विन ऑब्लिगेशन, ट्विन मतलब होता है दोहरी, ऑब्लिगेशन मतलब होता है कर्तव्य। इंसान के दोहरे कर्तव्य जो इंसान को निभाने होते हैं, वो निभा पाए कि नहीं, है ना, वो उसके बारे में भी बताते हैं। फिर वो फ्रीडम को डिफाइन करते हैं कि स्वतंत्रता क्या है, उसको वो परिभाषित करते हैं। वो अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं, अपने जवानी के दिनों को याद करते हैं। फिर डिजायर फॉर फ्रीडम मेड हिम बोल्ड, फिर उनके अंदर किस प्रकार से स्वतंत्रता के लिए जो भूख जगी उसके बारे में बताते हैं, और उस भूख ने उनको किस प्रकार से बोल्ड बना दिया, ये भी वो बताते हैं। फिर वो आखिरी में बात करते हैं लिबरेशन की। लिबरेशन मतलब होता है मुक्ति, किसके मुक्ति की, ऑपरेसर एंड ऑपरेस। ऑपरेसर होता है आप प्रताड़ित करने वाला, और ऑपरेस्ड होता है प्रताड़ित, प्रताड़ना झेलने वाला, प्रताड़ित होने वाला, ठीक है। तो ये दोनों के बारे में वो बात करते हैं। तो ये पैराग्राफ वाइज मैंने कंसेप्ट बता दिया है कि हर पैराग्राफ में इस लेसन में क्या क्या आपको पढ़ना है, इसी क्रम में ही ये लेसन है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि क्या हुआ इनॉग्रेशन सेरेमनी। इनॉग्रेशन सेरेमनी क्या थी? इनॉग्रेशन सेरेमनी जो वहाँ पे जो इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के बाद नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वो जीत गई। नेल्सन मंडेला को प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति वहाँ का बनना था। तो उसकी जो सेरेमनी होने जा रही थी, उनका जो शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा था, उस क्योंकि उस दिन नए साउथ अफ्रीका का निर्माण होने जा रहा था, उस दिन से नए साउथ अफ्रीका का, एक स्वतंत्र साउथ अफ्रीका का निर्माण होने जा रहा था, जहां कोई भेदभाव, रंग भेद नहीं होगा। इसीलिए इसको इनॉग्रेशन कहा गया, उद्घाटन। इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन। 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में ओथ या शपथ लेने वाले थे। वहां पे उस सेरेमनी में, उस उद्घाटन समारोह में पूरे विश्व से नेता और गणमान्य लोग आए हुए थे। अब ये उद्घाटन समारोह हो कहाँ रहा था? ये हो रहा था प्रिटोरिया में। प्रिटोरिया, प्रिटोरिया वहां की क्या है, राजधानी, साउथ अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया। तो प्रिटोरिया में ये समारोह हो रहा था। प्रिटोरिया में कहाँ हो रहा था? यूनियन बिल्डिंग्स में। प्रिटोरिया में
यूनियन बिल्डिंग्स में समारोह हो रहा था और वहाँ यूनियन बिल्डिंग्स के किस हिस्से में हो रहा था? सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में। सैंडस्टोन बलुआ पत्थर के बने एम्फीथिएटर। अब मैं आपको बताती हूँ यूनियन बिल्डिंग्स कहाँ है और एम्फीथिएटर क्या होता है। ठीक है, ये हम जान लेते हैं। ये देखिए, ये है यूनियन बिल्डिंग्स, साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर की ये यूनियन बिल्डिंग्स है। यहाँ देखिए, ये नेल्सन मंडेला के स्टैचू लगा हुआ है। इसी यूनियन बिल्डिंग में एक जगह है, एक छोटा सा हिस्सा है जो एम्फी थिएटर है, जो एम्फी थिएटर कहलाता है, वो बलुआ पत्थरों का बना है। अब एम्फी थिएटर क्या होता है? एम्फी थिएटर ऐसा एक खुला स्थान सर्कुलर होता है जिसकी छत नहीं होती। ठीक है, जैसे हम क्रिकेट स्टेडियम स्टेडियम कहते हैं, ग्राउंड्स आजकल बहुत होने लगे हैं, पुराने जमाने में इसी तरह के सर्कुलर जगह होती थी जहाँ पे सारे बड़े आयोजन किए जाते थे। तो इसी तरह का एम्फी थिएटर वहां पे है, उसी जगह पे शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। ये उसकी ज्यादा एक बड़ी फोटो है। तो इसी ग्राउंड्स में शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। अब नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये जो यूनियन बिल्डिंग्स थी, इतने सालों तक, अभी तक यहाँ पे किसका राज था? यहाँ से कौन राज करता था? गोरे लोग। इट वॉज अ सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। अब क्या है? इट्स अ साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग। अब यहाँ पे हर तरह के लोग इकट्ठा हैं। ठीक है, गोरे भी हैं, काले भी हैं, बाहर के भी लोग आए हैं, हर तरह के लोग इकट्ठा हैं। ये देख के उनको बड़ा अंदर से सुकून मिल रहा था कि आज एक नए देश का निर्माण होने जा रहा है, एक नए देश का, एक नए नियम का, एक नए साउथ अफ्रीका का उद्घाटन होने जा रहा है। अब फिर उसके बाद स्वेरिंग इन सेरेमनी होती है, शपथ ग्रहण समारोह होता है। शपथ ग्रहण समारोह होता है तो वो बात करते हैं कि वहां पे उनके साथ कौन कौन मौजूद था। शपथ ग्रहण समारोह में मंडेला अपनी बेटी ज़नानी के साथ गए थे। उनकी जो सबसे प्रिय बेटी थी, उनका नाम था ज़नानी। और सबसे पहले शपथ किसने ली? सबसे पहले शपथ मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्worn इन एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। पहले सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट मिस्टर डी क्लर्क ने शपथ ली। मिस्टर थैबो म्बेकी was sworn in as the first deputy president. उसके बाद मिस्टर थैबो म्बेकी ने फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली और आखिरी में नेल्सन मंडेला ने प्रेसिडेंट के रूप में वहां पे शपथ ली। शपथ लेने के बाद उन्होंने एक छोटा सा भाषण दिया। अब उस भाषण में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने प्रॉमिस किया, लोगों को वादा किया। किसको वादा किया? अपने लोगों से, अपने नागरिकों से वादा किया कि वो अपने देश को फ्री करेंगे। किस चीज से फ्री करेंगे? पावर्टी से, मतलब गरीबी से, डेप्रिवेशन से, सफरिंग से, और जो हर ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, हर तरह के भेदभाव, गरीबी, कष्ट, हर चीज से वो अपने देशवासियों को मुक्त करेंगे। ये इन्होंने शपथ लेने के बाद अपने भाषण में लोगों से वादा किया। ये शपथ ग्रहण समारोह था। उसके बाद शपथ के बाद वहां पे डिस्प्ले ऑफ जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स होता है। जैसे यहाँ पे हमारे देश में 26 जनवरी को जेट्स और हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो बिल्डिंग्स के ऊपर से, हमारे राष्ट्रपति भवन के ऊपर से उड़ाई जाती है, वहां पे उड़ते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी जेट्स और हेलीकॉप्टर्स का डिस्प्ले हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये मिलिट्री की लॉयल्टी दिखाने के लिए, डेमोक्रेसी के प्रति, प्रजातंत्र के प्रति मिलिट्री की लॉयल्टी दिखाने के लिए ये डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा था, डिस्प्ले हो रहा था। उस दिन जो जनरल्स थे, आर्मी के, डिफेंस फोर्स के और पुलिस के जो जनरल्स थे, उन्होंने मंडेला को सैल्यूट किया। अब मंडेला राष्ट्रपति बन चुके थे, उन्होंने शपथ ले ली थी और उन्होंने लॉयल्टी कि वह जो है मंडेला के प्रति, अपने देश के प्रति लॉयल रहेंगे, इसकी उन्होंने शपथ ली। फिर क्या हुआ? इम्फाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रायल ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। जैसे हम यहाँ 26 जनवरी को देखते हैं कि हमारे तिरंगे के रंग का धुआं प्लेन्स द्वारा, जेट्स द्वारा छोड़ा जाता है, उसी प्रकार उस दिन इम्फाला जेट्स ने साउथ अफ्रीका के, ये साउथ अफ्रीका का देखिए फ्लैग है, इस रंग का धुआं छोड़ा। अब साउथ अफ्रीका के फ्लैग में 6 मुख्य रंग होते हैं, हर रंग का अपना एक महत्व है। आइए मैं आपको बता देती हूँ। इसमें ये जो ब्लैक कलर दिख रहा है, ये सिंबलाइज करता है वहां के काले लोगों को। ठीक है, जो ग्रीन है वहाँ के, इट डिस्प्लेज द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, फूड प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर। वहाँ की जो लैंड है, जो फूड प्रोडक्शन है, जो एग्रीकल्चर है, ये हरा रंग उसको
उसका प्रतीक है। जो गोल्डन ये लाइन दिख रही है, ये येलो कलर की ये जो लाइन यहाँ पे दिख रही है, ये मिनरल वेल्थ ऑफ द कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। मिनरल वेल्थ वहां पे मैंने बोला सोना, हीरा, ये सारी चीजें की खदानें, तो और भी बहुत सारे वहां पे चीजें पाई जाती है, तो मिनरल वेल्थ को ये रिप्रेजेंट करता है। रेड, रेड जो लोगों ने अपना खून बहाया अफ्रीका को आजाद करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए, अपार्थीड से और भी अंग्रेजों के जो प्रताड़नाएं थी उनसे यातनाएं जो उन्होंने झेली, तो उसके लिए ये लाल रंग है। ब्लू किस लिए है? ब्लू फॉर मॉडरेट क्लाइमेट एंड प्लेजेंट लैंडस्केप, and white for international peace and justice and also for the Europeans who had settled there। white दो चीजों का प्रतीक है, कुछ यूरोपियंस जो वहां हमेशा हमेशा के लिए बस गए उनका, और एक दूसरा इंटरनेशनल पीस एंड जस्टिस, इसका प्रतीक है व्हाइट कलर। इसके बाद क्या होता है, जब ये जेट्स पहला हुआ कि हाँ स्वेरिंग इन सेरेमनी हो गए, फिर डिस्प्ले ऑफ जेट्स हो गए, उसके बाद वहाँ के राष्ट्रगान जो होता है वो गाया गया। तो उस दिन वहाँ पे दो राष्ट्रगीत गाए गए, नसोकी सिकेलल जो सफेद वाइट लोगों ने गाया, और डाया स्टेम जो ब्लैक्स ने गाया। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उस दिन शायद इन दोनों जो राष्ट्रगान था, इन दोनों का मतलब लोगों को समझ में नहीं आएगा, पर समय के साथ जैसे जैसे समय बीतेगा शायद लोगों को इसका मतलब समझ में आने लगे। मंडेला's थॉट्स। अब उस समय में जब ये सारी चीजें चल रही थी उस फंक्शन में, उस इनॉग्रेशन सेरेमनी में, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा था? द ऑथर थॉट ऑफ हिस्ट्री, वो इतिहास के बारे में सोचने लगे। क्या इतिहास? इतिहास वो कि हमारे देश ने कितना स्ट्रगल किया, कितने बलिदान दिए आज का दिन देखने के लिए। वो सोचने लगे एंग्लो बोयर वार के बारे में। एंग्लो बोयर वार के बारे में मैंने आपको भी पहले बताया है। वो सोचने लगे क्या? अबाउट द फर्स्ट एंड द लास्ट डेकेड ऑफ द हार्डशिप्स ब्लैक पीपल हैव फेस्ड एंड द हार्डशिप्स ब्लैक पीपल हैव फेस्ड। डेकेड क्या होता है? डेकेड होता है 10 साल। 10 साल को हम डेकेड कहते हैं, जैसे 100 साल को सेंचुरी कहते हैं, वैसे 10 साल को डेकेड कहते हैं। ये जो 20वीं शताब्दी थी, इसके पहले और आखिरी दशक के बारे में सोचने लगे। 20वीं शताब्दी का पहला दशक जो बीता था, उसने एंग्लो बोयर वार देखा था, और आखिरी दशक में 1994 में ये जो है अफ्रीका के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ले रहे थे। इसके बीच में जो प्रताड़नाएं झेली, जो इन्होंने सारी उम्र 80 साल की उम्र में इन्होंने राष्ट्रपति की शपथ ली थी करीब करीब, तो जो अपार्थीड का नियम आया, इसके अंदर में जो जितने लोगों ने जितनी हार्डशिप्स झेली ब्लैक पीपल ने, उनके उनके जीते जी जो उन्होंने देखा, वो सारी चीजें वो याद कर रही थी। फिर मंडेलाज रिग्रेट, मंडेला को किस बात का अफसोस होता है, वो क्या चीज का अफसोस करते हैं? उनको ये अफसोस होता है कि वो उन पैट्रियट्स को थैंक नहीं कर पाएंगे, उन देशभक्तों को, उन बलिदानियों को थैंक नहीं कर पा रहे हैं, मतलब व्यक्तिगत रूप से सामने खड़े होकर थैंक नहीं कर पा रहे हैं, जो अब इसमें यहाँ पे मौजूद नहीं है आज का दिन देखने के लिए, ये स्वतंत्रता का आज का दिन देखने के लिए जो मौजूद नहीं है, और जिन्होंने उसके लिए अपनी जानें गंवाई, इसका उनको बड़ा अफसोस रहता है। वो कौन कौन से फ्रीडम फाइटर्स को या स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, उनका भी कुछ दिया हुआ है यहाँ पे नाम। वो याद करते हैं ओलिवर टैम्बूस को, वॉल्टर सिसुलस को, चीफ ल्यूथुलियस को, यूसुफ दादूस को, ब्रैम फिशर को, रॉबर्ट सुबुक्वीज को। इन स्वतंत्रता सेनानियों को वो खास करके याद करते हैं। फिर वो कहते हैं कि उनका देश मिनरल्स में तो बहुत रिच है, उसमें वहां पे प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है उनका देश, पर सबसे बड़ी वहां की वेल्थ क्या है, सबसे बड़ा धन क्या है उनके देश का? वो है वहां के लोग। वो है वहां के लोग जो सबसे बढ़िया डायमंड, सबसे प्योर डायमंड्स से भी ज्यादा ट्रू, ज्यादा सच्चे और ज्यादा फाइन है। वो अपने लोगों को फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स कहते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। इसके आगे वो बात डिफाइन करते हैं करेज को। करेज होता है साहस। वो साहस को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं? अब ये स्वतंत्रता देखने के लिए, आज का दिन देखने के लिए उन लोगों ने बहुत बलिदान दिए। बलिदान देने के लिए साहस चाहिए। साहस को वो क्या कहते हैं? साहस को कहते हैं कि करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द विक्ट्री ओवर इट। अगर आपको डर नहीं लगता तो इसका ये नहीं मतलब कि आप साहसी हैं। आप साहसी तभी कहलाएंगे जब आप अपने डर पर जीत हासिल कर लें। ये मंडेला का डेफिनेशन है साहस का, कि अगर आपने डर पर जीत हासिल कर ली तो ही आप सच्चे साहसी हैं।
फिर उसके बाद वो कहते हैं कि इंसान जो व्यक्ति होता है वो स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति के अंदर अच्छाइयां होती हैं। हर व्यक्ति के अंदर, हर इंसान के अंदर स्वाभाविक रूप से कुछ अच्छाइयां होती हैं। जो भी मनुष्य पैदा होता है तो वो किसी के प्रति घृणा लेके, किसी के प्रति नफरत लेके पैदा नहीं होता कि वो उस रंग का है तो हम उससे नफरत करेंगे, वो काला है तो उससे नफरत करेंगे, वो इस जात का है तो उससे नफरत करेंगे, ये इस रंग का है तो इससे नफरत करेंगे। कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति इस संसार में नफरत लेकर पैदा नहीं होता। वो कहते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम वी लर्न टू हेट, हम नफरत करना सीख जाते हैं। और उसके आगे बहुत बड़ी बात कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम नफरत करना सीख सकते हैं तो क्या हमें प्रेम करना सिखाया नहीं जा सकता? अगर नफरत करना सिखाया जा सकता है, सीखा जा सकता है, तो प्रेम करना भी सीखा जा सकता है। क्योंकि प्रेम तो और आसानी से सीखा जा सकता है, क्योंकि प्रेम नेचुरल होता है। इंसान के हृदय में प्रेम नेचुरल होता है। जब हम पैदा होते हैं तो सबसे पहले हम प्रेम ही करते हैं, अपनी माँ से प्रेम करना सबसे पहले सीखते हैं। तो प्रेम तो नेचुरल होता है। तो अगर हेट इतना ज्यादा सिखाया जाता है कि लोग एक दूसरे से इतनी नफरत कर दें कि रंग भेद करें, अपार्थीड लागू कर दें, तो क्या प्रेम करके एक साथ नहीं रह सकते? ये बड़ी बात उन्होंने कही थी। फिर वो आगे कहते हैं कि हर व्यक्ति के ट्विन ऑब्लिगेशंस होते हैं। ट्विन मतलब होता है दोहरे, ऑब्लिगेशन मतलब होता है कर्तव्य। हर व्यक्ति के इस संसार में दो ऑब्लिगेशन होते हैं। एक कर्तव्य होता है उसका अपनी फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ और चिल्ड्रन के प्रति, और दूसरा ऑब्लिगेशन होता है अपने लोगों के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने देश के प्रति। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वो अपने जीवन में ये दोनों ऑब्लिगेशंस को एक साथ नहीं निभा पाए। उन्होंने कई बार चाहा कि मैं अपने फैमिली और अपने देश के लिए एक साथ काम करूं, कि मैं दोनों चीज एक साथ निभा पाऊं। वो कह रहे थे कि उनके लिए और उनके जैसे दिखने वाले लोगों के लिए, जो काले लोग थे, दोनों ही के लिए ये जो चीजें थी, ये जो ऑब्लिगेशंस थे, कर्तव्य, अगर वो एक साथ निभाना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं था। ऐसा क्यों था? इसका भी उनको बड़ा कष्ट था। ऐसा क्यों था? क्योंकि अगर वो अपने पीपल के लिए, कम्युनिटी के लिए या कंट्री के लिए कुछ सोचते थे तो उनको विद्रोही कहा जाता था, उनको प्रोटेस्टर कहा जाता था और उनको जेल में बंद कर दिया जाता था। जब देश के लिए बात करेंगे तो समानता की बात करेंगे, अपार्थीड के अगेंस्ट बोलेंगे, है ना, कहेंगे कि नहीं, हमको भी समानता मिलनी चाहिए। तो जब आप ऐसी बातें करते थे तो आपको विद्रोही बोल के जेल में डाल दिया जाता था। और अगर आप फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ और चिल्ड्रन के लिए काम करना चाहें, मतलब कि जो उन्होंने दो ग्रुप बनाए हैं कि सफेद लोग अलग रहें, काले लोग अलग रहें, तो इस तरह से आप रहिए शांति से, तब तो ठीक ठाक है। तो उसमें क्या है, आप प्रगति नहीं कर पाएंगे, आप अच्छा सोच नहीं पाएंगे। तो ये जो दोनों ऑब्लिगेशंस थे, वो सोच रहे थे कि हाँ, मैं ठीक से निभा नहीं पा रहा हूँ। जब इन्होंने ये चीज देखी तो उन्हें लगा नहीं, हम स्वतंत्र नहीं है। जब ये ट्विन ऑब्लिगेशंस अपनी निभा नहीं पाए तो इनको एहसास हुआ अपने बड़प्पन में, जब ये बड़े हुए, कि हम जो हैं, हम फ्री नहीं है, हम स्वतंत्र नहीं। तब उनको जाके एहसास हुआ। अब वो डिफाइन करते हैं कि फ्रीडम को, कि उनके हिसाब से स्वतंत्रता क्या है। फ्रीडम डिफाइन करने से पहले वो याद करते हैं अपने बालपन को, अपने बचपन के दिनों को और अपने जवानी के दिनों को। वो कहते हैं कि वो तो फ्री ही पैदा हुए थे, वो तो स्वतंत्र ही पैदा हुए थे, और उनके अंदर स्वतंत्रता पाने की कोई भूख भी नहीं थी। जब वो छोटे थे, जब वो बच्चे थे, तो वो अपनी माँ की झोपड़ी के आगे आराम से खेलते थे। वो घर पास में बनी छोटी सी नदी या तालाब में आराम से तैर लेते थे। तारों की रोशनी में उनको खाना खाना पसंद था, बैलों के ऊपर सवारी करना पसंद था। और जब तक वो अपने पिता की बात और अपने कबीले के रीति रिवाजों को फॉलो करते थे, मतलब अपना जहाँ एरिया है, जो काले लोगों के रहने के लिए निर्धारित एरिया था, उसमें चुपचाप से रह रहे हैं तो उनको कोई रोक टोक नहीं थी। पर जब वो बड़े हुए, जब वो बॉयहुड में आए, तो जब उनको इच्छा हुई कि मैं आगे पढ़ूं, आगे आगे बढ़ूं, कुछ करूं, तो उन्होंने देखा कि जो उन्होंने स्वतंत्रता सोच के रखी है अपने दिमाग में कि मैं स्वतंत्र हूँ, वह एक छलावा है। क्यों? क्योंकि तब इनको धीरे धीरे एहसास हुआ कि मैं अपने पसंद की यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकता, मैं अपने पसंद की जगह पे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वही अपार्थीड के कारण। तब इनको एहसास धीरे धीरे हुआ कि मैं आज तक अपने आप को स्वतंत्र समझ रहा था, पर ये तो एक
छलावा है। अब जब ऐसा उन्होंने देखा, जब ऐसा उन्होंने एहसास किया, बार बार एहसास किया, तो उनके अंदर स्वतंत्रता पाने की भूख बढ़ गई कि नहीं, मैं स्वतंत्र। पहले उन्होंने अपने लिए संघर्ष किया कि नहीं, मैं हर तरह से आगे बढ़ना चाहता हूँ। पहले उन्होंने अपने लिए संघर्ष करना शुरू किया। जब अपने लिए संघर्ष करना मतलब पहले अपने कबीले से निकले, गए यूनिवर्सिटी में बाहर पढ़े, है ना, वो एक लॉयर थे, ये भी आपको बता दूं। फिर पहले अपने लिए स्वतंत्रता पाने का खूब प्रयास किया, अपने लिए झगड़ा किया। बाद में उन्होंने देखा कि केवल वो ही नहीं, उनके जैसे दिखने वाले उनके भाई बहन, उनके जैसे दिखने वाले मीन्स blacks like him. Soon he realized that not only he but his brothers and sisters, blacks like him, are also not free. वो भी स्वतंत्र नहीं है, वो भी वैसे ही जंजीरों में जकड़े हुए हैं जैसे कि वो। दिस मेड हिम जॉइन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और यही कारण था, यही प्रेरणा थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करने के पहले। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पहले से थी वहां पे, जो अपार्थीड का विरोध करती थी। उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अब उनका जो भूख था, उनकी हंगर फॉर फ्रीडम ऑफ हिज पीपल इंक्रीज। अब अपने से वो किस पे शिफ्ट हो गए, लोगों पे। मतलब पहले तो अपने लिए सोचे, पर अपने से अब उनका विचार कहाँ शिफ्ट हो गया, अपने लोगों पे। अब अपने से ज्यादा अपने लोगों को वो इम्पोर्टेंस देने लगे, अपने से ज्यादा अपने देश को वो इम्पोर्टेंस देना उन्होंने शुरू कर दिया था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद। वो द डिजायर टू ब्रिंग डिग्निटी टू हिज पीपल, वो चाहते थे कि उनके लोगों को भी वैसे ही सम्मान मिले जैसे गोरे लोगों को मिलता है। ये जो डिग्निटी अपने लोगों के लिए लाने की जो डिजायर थी, जो दृढ़ इच्छा थी, इसने इनको बोल्ड बना दिया। ठीक है। और उन्होंने एक मॉन्क की तरह जीवन, मॉन्क क्या होता है, साधु, साधु वाला जीवन। क्यों साधु, मतलब क्या, जब आप अपना घर बार परिवार छोड़कर बाहर रहते हैं तो ही ना आपको साधु की जिंदगी, हर चीज का त्याग कर दें। तो उन्होंने भी सब चीज त्याग के, किस चीज पे, क्या उनका मिशन हो गया जिंदगी का, कि हमें अपने लोगों को सम्मान दिलाना है, अपार्थीड को खत्म करना है ना। तो इसके लिए वो स्ट्रगल करना शुरू कर दिए और उनको सफलता भी मिली। लास्ट में जब चैप्टर के आखिरी में जो आप ये पार्ट पढ़ रहे हैं, पोर्शन पढ़ रहे हैं, उसके आखिरी में ये बात करते हैं लिबरेशन की। लिबरेशन का अर्थ होता है मुक्ति। वो कहते हैं लिबरेशन, ही टॉक्स अबाउट लिबरेशन ऑफ द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड। ऑप्रेसर कौन होता है, प्रताड़ना देने वाला, पीड़ा देने वाला। ऑप्रेस्ड कौन होता है, पीड़ा सहने वाला, प्रताड़ना सहने वाला। ये कहते हैं कि ऐसा नहीं कि जो पीड़ा सहता है उसी को मुक्ति की आवश्यकता है। जैसे ये काले लोग थे, ये लोग पीड़ा सह रहे थे, इनको मुक्ति की आवश्यकता थी। ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है कि केवल इन्हीं को मुक्ति की आवश्यकता है, जो पीड़ा देने वाला है उसको भी मुक्ति की आवश्यकता है। अब ये सवाल उठता है कि अरे पीड़ा देने वाले को क्या मुक्ति की आवश्यकता होती। बड़ी बड़ी सुंदर बात कहते हैं मंडेला। मंडेला सेज दैट ऑप्रेसर is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness। जो ऑप्रेसर होता है, जो पीड़ा देने वाला होता है, ये भी कैद होता है। किसमें कैद होता है, नफरत के जेल में कैद होता है, संकीर्णता, नैरो माइंडेडनेस की जेल में कैद होता है। ठीक है। अगर उसके अंदर ऐसी दिमागी संकीर्णता ना होती, ऐसी नफरत ना होती, वो इसमें कैद ना होता, तो क्या वो कभी किसी को पीड़ा देता, नहीं देता। तो वो कहते हैं कि एक जो ऑप्रेसर होता है उसको भी लिबरेशन की, उसको भी मुक्ति की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से ये लेसन में, इस पूरे जो पोर्शन ये उनके ऑटोबायोग्राफी का आपके किताब में दिया हुआ है, जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है उनके ऑटोबायोग्राफी से, ये इनॉग्रेशन दिन को इस तरह से याद करते हैं। उस दिन उन्होंने क्या क्या उनके दिमाग में चल रहा था, ये पूरी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और ये इंसान के जो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, इंसान के जो स्वभाव के अलग अलग एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स मतलब पहलू, इंसानी स्वभाव के अलग अलग पहलुओं के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। आई होप आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सट्रैक्ट का, इस पोर्शन का, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आने वाले वीडियोस में हम इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो डिस्कस करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।